एनटीपीसी 2026 में अपनी सीट पक्की करने के लिए देखिए सबसे तेज एग्जाम एनालिसिस। मैं हूं रवि सर और आप देख रहे हैं रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। लेट्स स्टार्ट। Welcome to this deep dive analysis session brought to you by Ravi Competitive Classes. This session is based on the 100% accurate research and hard work of Ravi sir, designed to give you an edge in your preparation. तो आज का हमारा मिशन बड़ा क्लियर है। हम चाहते हैं कि 24 मार्च 2026 के फर्स्ट शिफ्ट के आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का एकदम एक्यूरेट पेज बाय पेज और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस किया जाए। बिल्कुल। और ये सिर्फ आंसर्स चेक करने का सेशन नहीं है। हम हर क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक समझेंगे, एग्जामिनर क्या सोचकर पेपर सेट कर रहा है, आने वाले शिफ्ट्स के लिए एस्पिरेंट्स को किन एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए, ये सब डिस्कस होगा। सही बात है। और हमारा रूल सेम रहेगा। हर सवाल को हम 3 स्टेप्स में तोड़कर समझेंगे। पहले क्लियरली क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, फिर उसका करेक्ट आंसर विद ऑप्शन और आखिर में उसका डीप एनालिसिस। तो शुरुआत करते हैं भारत की एंशिएंट हिस्ट्री से। पहला सवाल था, पल्लवा वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी, कांचीपुरम। कांचीपुरम जो आज के तमिलनाडु में है। हाँ, और यहाँ कैंडिडेट्स को सिर्फ नाम रटना नहीं है, इसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। कांचीपुरम उस दौर में यानी एंशिएंट टाइम में सिर्फ एक पॉलिटिकल कैपिटल नहीं थी, ये सिल्क प्रोडक्शन यानी रेशम उत्पादन और अपने रॉक कट मंदिरों के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब थी। अच्छा। बिल्कुल। पल्लवा वंश की स्थापना सिम्हा विष्णु ने की थी। और अपकमिंग शिफ्ट्स के लिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? तो उसका आंसर होगा नरसिम्हवर्मन प्रथम। राइट। और इनका एक मुख्य बंदरगाह भी तो था ना, महामल्लपुरम। एग्जैक्टली, महामल्लपुरम इनका पोर्ट सिटी था। लेकिन इस गोल्डन एरा का एंड तब हुआ जब 9th सेंचुरी में चोला राजा आदित्य प्रथम ने अंतिम पल्लवा शासक अपराजिता वर्मन को हरा दिया। एक कल्चर के अंत से दूसरे की शुरुआत होती है। आगे चलकर भक्ति मूवमेंट ने बहुत जोर पकड़ा। पेपर का दूसरा सवाल उसी से जुड़ा था। संत तुकाराम के अभंग किस भाषा में रचे गए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मराठी। संत तुकाराम एक बहुत प्रोमिनेंट वरकरी संत है। उन्होंने करीब 4500 से ज्यादा अभंग रचे हैं, जिसे तुकाराम गाथा कहा जाता है। 4500? वो तो बहुत बड़ा कलेक्शन है। हाँ, और ये सभी अभंग भगवान विट्ठल को समर्पित थे। लेकिन इनकी सबसे बड़ी विशेषता इनकी सोशल वैल्यू थी। उन्होंने इन कविताओं को सामाजिक बुराइयों की आलोचना करने के लिए यूज किया। ये एक तरह से सोशल रिफॉर्म का बड़ा टूल था उस टाइम। सोसाइटी को रिफॉर्म करने की ऐसी ही एक कोशिश 1957 की क्रांति में भी दिखी। क्वेश्चन नंबर 3 था कि 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? जवाब है ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर, जो उस वक्त 82 साल के थे। 10 मई 1857 को जब मेरठ से सिपाही निकले थे ना, तो उन्हें एक ऐसी यूनिफाइंग फिगर चाहिए थी जिसके नाम पर पूरा देश एक हो सके। इसलिए दिल्ली पहुंचकर उन्होंने जफर को शाहिनशाही हिंदुस्तान घोषित कर दिया। पर एक 82 साल का शख्स फिजिकली वॉर कैसे लीड कर सकता है? वही तो मैं कैच है। कैंडिडेट्स को ये डीप फैक्ट ध्यान में रखना चाहिए कि जफर सिर्फ एक सिंबॉलिक लीडर थे। उनका वास्तविक सैन्य नियंत्रण यानी रियल मिलिट्री कंट्रोल कंप्लीटली जनरल बख्त खान के हाथों में था। ये सटल डिटेल्स ही रैंक्स डिसाइड करती हैं। कल्चरल आइकॉन्स की बात करें तो चौथा सवाल करंट अफेयर्स और मॉडर्न आर्ट से था। सितंबर 2025 में मोहनलाल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो उन्हें 2023 के लिए दिया गया है। डेट्स और नंबर स्टूडेंट्स के लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं। 23 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा इस 71वें फिल्म पुरस्कार समारोह में उन्हें यह सम्मान मिला। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अधूर गोपालकृष्णन के बाद केरला से ये पुरस्कार पाने वाले वो सिर्फ दूसरे व्यक्ति हैं। वेट, सिर्फ दूसरे? हाँ, हालांकि उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण पहले ही मिल चुका है। अरे वाह। चलिए, केरला की ही बात हो रही है तो अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, केरला की महिलाओं का कौन सा नृत्य जादूगरनी नृत्य यानी डांस ऑफ एन्चांट्रेस कहलाता है? सही जवाब था ऑप्शन बी, मोहिनी अट्टम। इस वर्ड को अगर हम तोड़ दें तो मीनिंग खुद ब खुद निकल आता है। मोहिनी का मतलब है जादूगरनी और अट्टम का मतलब है नृत्य। ये दरअसल भगवान विष्णु के इस मोहिनी अवतार पर आधारित है जो उन्होंने लिया था। हाँ, वो भस्मासुर वाले इंस्टेंट के टाइम। एग्जैक्टली। ये एक सोलो डांस है। इसमें मूवमेंट्स बहुत लहरदार होती हैं, बिल्कुल ताड़ के पेड़ या समुद्र की लहरों की तरह, जिसमें एक हिप्नोटिक इफेक्ट होता है। खूबसूरत।
अब आर्ट और हिस्ट्री से आगे बढ़ते हुए कॉन्स्टिट्यूशन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट था। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्टिकल 44, जो भाग 4 के डीपीएसपी का हिस्सा है। अगर हम करंट कॉन्टेक्स्ट देखें तो गोवा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पुर्तगाली समय से यूसीसी लागू है और हाल ही में उत्तराखंड इस दिशा में नए कानून लाने में अग्रणी रहा है। यहाँ एस्पिरेंट्स ध्यान दें, मेरे पास इसको याद रखने की एक बहुत सॉलिड ट्रिक है, अपने नोट्स में लिख लीजिए। आर्टिकल 44, इसमें 2 डिजिट्स है, 4 और 4। ये दोनों अंक एक दूसरे के समान हैं, यानी इक्वल है। तो 4 और 4 दोनों समान अंक है, जिसका मतलब सीधा निकलता है समान नागरिक संहिता। क्या बात है, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। एग्जाम हॉल के इंटेंस प्रेशर में ना ऐसी छोटी छोटी मेमोरी ट्रिक्स दिमाग को तुरंत सही ऑप्शन तक ले जाती हैं। हाँ, बिना टाइम वेस्ट किए। तो अब सोसाइटी और रूल से आगे बढ़ते हैं, उन साइंटिफिक और इकोनॉमिक कोड्स को समझते हैं जो हमारी पूरी दुनिया चलाते हैं। हमारे सेकंड सेक्शन का पहला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 7, 1991 की नई आर्थिक नीति यानी एनईपी में किन 3 शब्दों को अपनाया गया? जवाब है ऑप्शन ए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। सिंपली पुट, एलपीजी। मैसिव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस से गुजर रहा था। फॉरेन एक्सचेंज लगभग खत्म हो गया था ना? बिल्कुल, इंपोर्ट के पैसे नहीं थे, तो इकोनॉमी को बचाने के लिए सरकारी नियंत्रण कम किया गया, जिसे उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर को आगे आने का मौका दिया गया यानी प्राइवेटाइजेशन, और फाइनली अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट के लिए खोल दिया गया, जो है ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमी सीधे तौर पर जनसंख्या से जुड़ी होती है, तो 8वां सवाल डेमोग्राफी से था। विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी सर्वाधिक है? ऑप्शन बी, एशिया। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट कैंडिडेट्स को क्लियर होना चाहिए। एशिया के पास पृथ्वी का सिर्फ 30% जमीनी हिस्सा है, लेकिन इस पर दुनिया की 60% से ज्यादा आबादी रहती है। सोचकर ही लगता है कितना क्राउडेड है। हाँ, ये मेनली नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर का हिस्सा है। डेंसिटी का डिसेंडिंग ऑर्डर हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे आगे एशिया, उसके बाद अफ्रीका और फिर यूरोप आता है। अब इस आबादी को चलाने वाले बायोलॉजिकल इंजन पर चलते हैं। क्वेश्चन 9 बायोलॉजी से था। डीएनए और आरएनए किसके बने होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड के। इसका डीप केमिकल स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। ये दोनों बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस एलिमेंट से बनते हैं और इनमें एक फॉस्फेट ग्रुप इनका बैकबोन बनाता है। पर दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है? देखिए, डीएनए और आरएनए में एक क्लियर मैकेनिज्म डिफरेंस है। डीएनए एक बहुत ही सेफ डबल स्ट्रैंड मास्टर ब्लूप्रिंट है जो न्यूक्लियस के अंदर कंप्लीटली लॉक्ड रहता है। इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और इसका बेस थाइमिन होता है। और आरएनए? आरएनए एक एक्टिव सिंगल स्ट्रैंड मैसेंजर की तरह काम करता है जो बाहर आकर प्रोटीन्स बनाता है। इसमें राइबोस शुगर होती है और थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। ये डिफरेंसेस ऑप्शंस एलिमिनेट करने में बहुत काम आते हैं। सही कहा। यहाँ मुझे ना कंप्यूटर साइंस के अगले सवाल से एक बड़ी इंटरेस्टिंग एनालॉजी दिख रही है। पेपर का 10वां सवाल था कि बिजली बंद होने पर कौन सी मेमोरी अपना डेटा खो देती है? जवाब था ऑप्शन ए, वॉलेटाइल मेमोरी जैसे कि रैम, जबकि रोम या हार्ड ड्राइव नॉन वॉलेटाइल होते हैं। तो एक तरह से सोचें, हमारा डीएनए बायोलॉजी की नॉन वॉलेटाइल हार्ड ड्राइव है जो हमेशा सेफ रहती है, लेकिन ये रैम हमारा वॉलेटाइल शॉर्ट टर्म फोकस है। एग्जाम हॉल में जरा सा फोकस हटा, प्रेशर आया और दिमाग का रैम कंप्लीटली क्लियर। वाह, बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। नॉन वॉलेटाइल डेटा स्टेबल होता है, चाहे पावर हो या ना हो। लेकिन हिस्ट्री में देखें तो ह्यूमन सोसाइटी का नॉन वॉलेटाइल डेटा भी कभी-कभी मिटा दिया जाता है। सवाल नंबर 11 यही था। नालंदा विश्वविद्यालय को किस गुप्त शासक ने बनवाया था? जवाब है ऑप्शन सी, कुमारगुप्त प्रथम, जिन्हें शक्रादित्य भी कहा जाता था। नालंदा की स्थापना 5th सेंचुरी में लगभग 427 एडी में हुई थी। ये उस जमाने का एक विशाल डेटा सेंटर था। लेकिन 12वीं शताब्दी के आखिर में बख्तियार खिलजी ने इस ऐतिहासिक धरोहर को आग लगाकर नष्ट कर दिया। ये बिहार में स्थित है। वो आग महीनों तक जलती रही थी। वो सिर्फ किताबें नहीं जल रही थी, वो सदियों का एक्यूमुलेटेड नॉलेज लॉस था। सुनकर ही दुख होता है। एक और लॉस जो हम लगातार फेस करते हैं वो हेल्थ और एनवायरनमेंट का है। क्वेश्चन 12 करंट अफेयर्स से। सितंबर 2025 में
किस अफ्रीकी देश में इबोला वायरस की पुष्टि हुई? ऑप्शन ए DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। हाँ, डीआरसी के कसाई प्रांत में एक ओल्ड एज हेल्थ जोन में ये आउटब्रेक 4 सितंबर 2025 को रिपोर्ट किया गया था। क्वेश्चन 13 इन्वायरमेंट का बेसिक क्वेश्चन था। जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन का मुख्य कारण क्या है? जवाब था ऑप्शन डी औद्योगिक अपशिष्ट यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट। यहाँ मैं एस्पिरेंट्स को एक आम एग्जाम ट्रिक बताना चाहूंगा। ऐसे क्वेश्चंस जहां कॉजेज ब्रॉड होते हैं, वहां अगर ऑप्शंस में उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ द अबव दिया हो, जिसमें सीवेज या वृक्षों की कटाई जैसे ऑप्शंस भी शामिल हो, तो ज्यादातर केसेस में ऑल ऑफ द अबव टिक करना सबसे सेफ होता है। एग्जामिनर वहां स्पेसिफिक फैक्ट नहीं, ब्रॉड अवेयरनेस टेस्ट कर रहा होता है। सही पॉइंट है। अब सेक्शन 3 की तरफ चलते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड के बारे में है। 14वां सवाल, मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में FDI की सीमा क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 51% यानी 51%। और ये सरकारी अनुमोदन यानी गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से आता है। इस रिस्ट्रिक्शन के पीछे डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने का लॉजिक है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट $100 मिलियन होना जरूरी है और 30% लोकल सोर्सिंग अनिवार्य होती है। और सिंगल ब्रांड में? सिंगल ब्रांड रिटेल में ये लिमिट 100% अलाउड है, 100%। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रूट में ई-कॉमर्स परमिटेड नहीं होता। अच्छा, अब आते हैं 15वें सवाल पर। किस केंद्र शासित प्रदेश यानी UT की अपनी विधानसभा और मंत्री परिषद है? ऑप्शन सी पुडुचेरी, जो 1963 में ऐसी पहली UT बनी थी। टोटल 8 यूटीज हैं भारत में। इनमें से सिर्फ 3 के पास ये स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। बाकी के 5 यूटीज सीधे प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू सेंटर द्वारा हैंडल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अगर नगर पालिका अध्यक्ष निर्वाचित न हो पाए तो किसे नियुक्त किया जा सकता है? जवाब था ऑप्शन ए प्रशासक या विशेष अधिकारी को। और ये अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। नॉर्मली एक SDO या DM लेवल के अधिकारी को ये चार्ज दे दिया जाता है ताकि गवर्नेंस का कामकाज ना रुके। गवर्नेंस में फेयरनेस होना बहुत जरूरी है। 17वां सवाल इस फेयरनेस के बारे में था। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में आता है? सही जवाब है ऑप्शन डी आर्टिकल 39D। ये अगेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी DPSP का हिस्सा है। ये इंश्योर्स करता है कि मेल और फीमेल दोनों को इक्वल काम के लिए इक्वल पे मिले, जो इकोनॉमिक जस्टिस का कोर है। 18th क्वेश्चन कोऑपरेटिव से जुड़ा था। ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था कौन सी बनी? ऑप्शन ए अमूल, रैंक 1। और दूसरे नंबर पे कौन थी? वो भी भारत की ही IFCO है। ये रैंकिंग दोहा कतर में रिलीज की गई थी। कोऑपरेटिव्स का पूरा स्ट्रक्चर ही इस बात पर आधारित है कि प्रॉफिट से ज्यादा कम्युनिटी डेवलप हो। सही। अब 19वां सवाल, मिलिट्री हिस्ट्री से 1741 में कोलाचल का युद्ध किसके बीच हुआ था? जवाब है ऑप्शन सी। इस युद्ध में मार्तंडा वर्मा ने डच सेना को हराया था। ये 10 अगस्त 1741 की घटना है। ये सिर्फ एक आम वॉर नहीं थी। ट्रेवनकोर किंगडम की ये जीत किसी भी एशियाई शक्ति की किसी बड़ी यूरोपियन कॉलोनियल पावर पर पहली सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। उन्होंने उनके कमांडर यूस्टेशियस डेलनॉय को बंदी बना लिया था। वाओ, ये मॉडर्न टैक्टिकल प्लानिंग का एक बहुत सॉलिड एग्जाम्पल है। पर चलते हैं एंशिएंट प्लानिंग की तरफ। क्वेश्चन 20, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी? सही जवाब ऑप्शन बी उनका नगर नियोजन यानी अर्बन प्लानिंग। उनकी अर्बन प्लानिंग तो सच में आज भी हैरान करती है। एकदम परफेक्ट ग्रिड सिस्टम, पकी हुई ईंटों का यूज और ऐसा अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जो आजकल के बहुत से मॉडर्न सिटीज में भी फ्लड के टाइम फेल हो जाता है, वहां परफेक्टली वर्क था। यहीं पर मुझे एक चीज हमेशा बहुत कंफ्यूज करती है। मैं सोच रही थी कि अगर हड़प्पा की अर्बन प्लानिंग इतनी एडवांस थी तो ऐसी डीप नॉलेज बीच के सैकड़ों सालों में एकदम से गायब कैसे हो गई? हाँ, हमने बीच के दौर में ऐसी सिस्टमैटिक प्लानिंग क्यों नहीं देखी? ऐसा लगता है जैसे इंस्टीट्यूशनल नॉलेज कंप्लीटली लॉस्ट हो गया था। ये हिस्ट्री का एक बहुत डीप पैराडॉक्स है। दरअसल ऐसी एडवांस प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए ना सिर्फ इंजीनियरिंग दिमाग नहीं चाहिए। एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, प्रॉपर टैक्स कलेक्शन और सबसे जरूरी स्टेबल एग्रीकल्चर चाहिए होता है।
जब क्लाइमेट चेंज हुआ, नदियों ने अपने रुख बदले, तो सोसाइटी कोलैप्स होने लगी। तो सर्वाइवल प्रायोरिटी बन गया। एग्जैक्टली लोग बड़े शहर छोड़कर वापस छोटे गांव में माइग्रेट कर गए। और जब एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेबल इकोनॉमी ही नहीं बची, तो ऐसी कॉम्प्लेक्स नॉलेज और अर्बन प्लानिंग के ब्लूप्रिंट्स नेचुरली वाइप आउट हो गए। फैसिनेटिंग। एक पूरी सिविलाइजेशन का सिस्टम रीसेट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर। यहाँ कंप्यूटर्स के लॉजिकल शॉर्टकट्स और नेचर के सिस्टम्स की बात होगी। 21वां सवाल, ब्राउज़र या MS वर्ड में Ctrl+Tab दबाने से क्या होता है? जवाब ऑप्शन ए, नेक्स्ट टैब पर जाना। और पिछले टैब पर वापस आने के लिए क्या करेंगे? सिंपल, उसमें शिफ्ट ऐड कर देंगे, यानी Ctrl+Shift+Tab। 22वां सवाल, कंप्यूटर में डुप्लीकेट फाइल्स ढूंढने के लिए क्या टाइप करना चाहिए? ऑप्शन डी, स्पेसिफिक एक्सटेंशंस जैसे .copy या फिर सी क्लीनर और ड्यूब गुरु जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करना। ये क्वेश्चंस दिखाते हैं कि पेपर अब सिर्फ थ्योरेटिकल रट्टा मारने पर फोकस नहीं कर रहा, बल्कि स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी टेस्ट कर रहा है। 23वां सवाल, मैथ और पॉलिटी का मिक्स था। अनुच्छेद 171 के अनुसार MLC सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? सही जवाब ऑप्शन बी, विधानसभा सदस्यों का 1/3 हिस्सा, यानी 1/3। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं पेरेंट्स। अगर किसी स्टेट में MLA की टोटल स्ट्रेंथ 300 है, तो उसे 3 से डिवाइड कर दीजिए। आया 100, यानी वहां ज्यादा से ज्यादा 100 MLC हो सकते हैं। और रूल ये भी कहता है कि मिनिमम संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। और हाँ, इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। 24वें सवाल में ज्योग्राफी थी। हिमालय ठंडी हवाओं को कहां से आने से रोकता है? ऑप्शन सी, सेंट्रल एशिया और साइबेरिया से। ये ज्योग्राफी का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फिजिक्स है। अगर हिमालय विंड ब्लॉकिंग का काम नहीं करता, तो पूरा नॉर्थ इंडिया एक जमा देने वाला एक्सट्रीम कोल्ड डेजर्ट होता। 25वां सवाल वापस कंप्यूटर लॉजिक पर था। GIGO का उद्देश्य क्या है? जवाब ऑप्शन ए, एक्यूरेसी, क्योंकि इसका फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट। कैजुअलिटी का रूल है, अगर आप खराब या गलत इनपुट देंगे, तो सिस्टम आउटपुट में भी खराब रिजल्ट ही निकालेगा। एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए इनपुट सही होना जरूरी है। फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में CO2 के साथ जुड़ने के लिए क्या आवश्यक है? सही जवाब ऑप्शन डी, ATP और NADPH। इसका मैकेनिज्म समझ लीजिए। रुबिस्को एंजाइम की मदद से CO2 एक 5 कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ता है, जिसे रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कहते हैं। इस साइकिल का कोर फीचर ये है कि ये लाइट इंडिपेंडेंट होती है। वेट, यहाँ एक छोटा सा डाउट है जो बहुत स्टूडेंट्स को होता है। इसका नाम डार्क रिएक्शन है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि पौधे ये रिएक्शन सिर्फ रात के अंधेरे में करते हैं? ये सबसे कॉमन मिथ है जिसमें स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। डार्क रिएक्शन का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये रात में होता है। इसका सिर्फ एक टेक्निकल मीनिंग है कि इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। दिन के उजाले में जब लाइट रिएक्शन ATP और NADPH रूपी बैटरीज चार्ज कर देता है, तो डार्क रिएक्शन उन्हीं बैटरीज का इस्तेमाल करके CO2 को ग्लूकोज में बदलना शुरू कर देता है, चाहे वहां धूप हो या ना हो। अच्छा, तो नाम काफी मिसलीडिंग है इसका। ध्यान रखें कैंडिडेट्स। चलिए 5वें सेक्शन पर आते हैं। 27वां सवाल, नागपुर पुस्तक महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ? जवाब ऑप्शन बी, रेशम बाग ग्राउंड में 22 से 23 नवंबर के बीच। इस बुक फेस्ट का स्केल बहुत बड़ा था इस बार। इसमें 300 से अधिक पब्लिशर्स शामिल हुए थे। 28वां सवाल, हिस्ट्री के एक बड़े इवेंट पर वेलोर सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन सी, 10 जुलाई 1806 को। देखिए, 1857 की फेमस क्रांति से ठीक 50 साल पहले। इस विद्रोह का डायरेक्ट कारण एक नया ड्रेस कोड था। अंग्रेजों ने सिपाहियों के तिलक लगाने और दाढ़ी रखने पर रोक लगा दी थी, जिसके रिस्पॉन्स में विद्रोह हुआ। और फिर आर्कॉट की कैवलरी ने इसको बहुत बुरी तरह कुचल दिया, जिसमें करीब 350 लोग मारे गए थे। 29वां सवाल, आर्ट एंड कल्चर से केरला का अनुष्ठानिक देवताओं का नृत्य कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन ए, थैयम। ये मेनली नॉर्थ मलाबार कार्ड फॉर्म है। इसकी विशेषता यह है कि कलाकार परफॉर्म करते वक्त फिजिकली और मेंटली स्वयं को देवता के रूप में ट्रांसफॉर्म महसूस करता है। 30वां सवाल, ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? ऑप्शन डी, UNEP और CCAC ने। COP30 जो बेलेम में हुआ, वहां इसको प्रेजेंट किया गया। इनका गोल है 2030 तक मीथेन एमिशंस को 30% कम करना,
और यहाँ इंडिया तीसरा सबसे बड़ा एमिटर मार्क किया गया है, जिसका मुख्य कारण हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और पराली चलाना है। 21वां सवाल, स्पेस समिट 2026 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन बी, सिंगापुर के मरीना बे सैंड्स में 2 से 3 फरवरी को। इस समिट की थीम इंपॉर्टेंट थी, इसे नोट कर लें, न्यू फ्रंटियर्स शेपिंग अ रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव स्पेस फ्यूचर। 32वां सवाल, 74वें संशोधन के अनुसार नगरपालिका में कौन वोट नहीं दे सकता? ऑप्शन सी, वो नॉमिनेटेड सदस्य जिन्हें विशेष ज्ञान हो, ये वोट नहीं कर सकते। बिल्कुल। 33वां सवाल, करंट अफेयर्स से 2026 के पद्म पुरस्कारों में उदय कोटक को किस फील्ड में पद्म भूषण मिला? जवाब है ऑप्शन ए, व्यापार और उद्योग यानी ट्रेड एंड इंडस्ट्री। और टोटल अवार्ड्स का ब्रेकअप ध्यान रखें, इस साल कुल 131 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। 34वां सवाल, पॉलिटी से डीपली टेक्निकल था। ओबीसी को शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण किस संशोधन से मिला? सही जवाब ऑप्शन सी, 93वां संशोधन 2005। इस अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 15(5) कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। इसका बेस मंडल आयोग और फेमस इंदिरा साहनी केस था। बाकी ऑप्शंस को भी जल्दी से डिकोड कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 86th अमेंडमेंट 2002 में राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार लाया था। 97th अमेंडमेंट 2011 में सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव्स के लिए लाया गया था। और 94th अमेंडमेंट 2006 ने बिहार में अनिवार्य जनजातीय मंत्री का प्रावधान खत्म कर दिया था और इसे छत्तीसगढ़ और झारखंड में शुरू किया था। परफेक्ट ब्रेकडाउन। अब थ्योरी का आखिरी यानी 35वां सवाल, जियोलॉजी से हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? ऑप्शन बी, टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से। लगभग 50 मिलियन साल पहले इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धीरे धीरे खिसकते हुए यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। इस स्लो मोशन क्रैश की वजह से बीच में स्थित तेथिस सागर का हिस्सा ऊपर उठ गया और आज के विशाल हिमालय पर्वत बन गए। इन थ्योरी क्वेश्चंस की डिटेल एनालिसिस के बाद अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, द मैथ्स चैलेंज। ये मेमोरी बेस्ड मैथ्स क्वेश्चंस दिमाग की प्रैक्टिस के लिए हैं। इन्हें हम क्लियरली पढ़ेंगे ताकि एस्पिरेंट्स ठीक से नोट कर सकें। कैंडिडेट्स अपने पेन पेपर रेडी रखें, फोकस बनाए रखें। क्वेश्चन 36 ट्रिग्नोमेट्री से है, ध्यान से सुनिए। यदि 3 sin स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a इक्वल्स टू 10 है, तो कॉट की पावर 6a प्लस कोसेक की पावर 6a का मान क्या होगा? क्वेश्चन 37 अलजेब्रा से, यदि x प्लस 1 बाय y इक्वल्स टू y प्लस 1 बाय z इक्वल्स टू z प्लस 1 बाय x है, तो x, y, z का मान क्या होगा? कंडीशन यह है कि x, y और z आपस में समान नहीं है। और आखिरी क्वेश्चन 38 ज्योमेट्री से, एक स्फेयर यानी गोले के अंदर एक कोन यानी शंकु रखा गया है। शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दी गई थी और इस गोले का सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। इन मैथमेटिकल पजल्स को पेन और पेपर पर खुद सॉल्व करना एक बहुत सॉलिड मेंटल वर्कआउट है। असली प्रिपरेशन यही सेल्फ प्रैक्टिस से आती है। एकदम सच। आज हमने सेशन में कंप्यूटर साइंस का एक रूल देखा था, GIGO यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर भी 100% लागू होता है। अगर आपके दिमाग में फीड किया गया स्टडी मटेरियल एक्यूरेट नहीं होगा तो एग्जाम का फाइनल रिजल्ट कभी एक्यूरेट नहीं आ सकता। अपने इनपुट्स को फिल्टर करना बहुत जरूरी है। Ravi sir works tirelessly, often from 10 a.m. onwards, to bring you this level of detail despite the physical strain. If you found this valuable, please like the video, subscribe to the channel, and join our Telegram via the link in the description for Pal Pal Ki update. For all updates and detailed analysis of RRB NTPC Graduate Level 2026, subscribe to our channel now. I'm Ravi sir from Ravi Competitive Classes. I am with you on your selection journey. Dhanyavad.